हेलो एवरीवन। दृष्टि बुक से हम लोग साइंस कवर कर रहे हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड है। हम लोग क्लास 7th का 10 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज 11th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 11th चैप्टर है जंतुओं और पादप में परिवहन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए है पचा भोजन, सेकेंड है ऑक्सीजन, थर्ड है अपशिष्ट पदार्थ। उपर्युक्त में से रक्त किसका परिसंचरण करता है? इसमें आपको बताना है कि रक्त किसका परिसंचरण करता है। तो रक्त पचा भोजन, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थ तीनों का परिसंचरण करता है। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन है, मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक इसका परिवहन करता है। दूसरा है, हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का वर्णक है जो ऑक्सीजन से संयुक्त होकर रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो दूसरा, रक्त हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है? लाल होता है। तो सेकेंड हमारा करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर के शरीर के सभी अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कर्णिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती हैं? इसमें WBC का कार्य बताना है। ए है ऑक्सीजन का वहन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड का वहन, सी है रोगाणुओं का विनाश, डी है रक्त का थक्का बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोगाणुओं का विनाश करता है। WBC का कार्य क्या है? रोगाणुओं का विनाश करना। इसकी डिटेल देख लेते हैं। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं और रक्त कोशिकाएं इसमें तैरती रहती हैं। और रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है देख लेते हैं हम लोग। एक होता है लाल रक्त कर्णिकाएं, एक होता है श्वेत रक्त कर्णिकाएं और एक होता है प्लेटलेट्स। 3 प्रकार की कर्णिकाएं पाई जाती है, RBC, WBC और एक है प्लेटलेट्स। RBC का काम क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। और श्वेत रक्त कर्णिकाएं रोगाणुओं को नष्ट करती हैं। और जो प्लेटलेट्स होता है वह रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है रक्त, दूसरा है रक्त वाहिकाएं, तीसरा है हृदय, चौथा है वृक्क। उपर्युक्त में से कौन से मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो देखिए, रक्त हमारा है, हृदय भी है, रक्त वाहिकाएं भी हैं। कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हमारा नहीं है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रक्त जो होता है ऑक्सीजन, पचे हुए भोजन और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। पांचवा क्वेश्चन है, चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? ए है स्टेथोस्कोप, बी है पेसमेकर, सी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, डी है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। तो इसमें EEG होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए है मछली, सेकेंड है हाइड्रा, थर्ड है स्पंज। इसमें से आपको बताना है कि परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। किसमें जो है कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? देखिए, मछली में पाया जाता है, हाइड्रा और स्पंज में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, अपोहन की विधि निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग में लाई जाती है? ए है हृदय, बी है वृक्क, सी है यकृत, डी है फेफड़े। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्क के अक्रिय हो जाने पे डायलिसिस किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, कुछ जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मछली कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती है। दूसरा है, सर्प अपने शरीर से अपशिष्ट के रूप में नाइट्रिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो देखिए, इसमें से आपको सही बताना है कि कौन सा कथन सही है।
मछलियाँ जो होता है अपशिष्ट पदार्थों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती है, ये हमारा करेक्ट है। लेकिन सर्प अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को नाइट्रिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित नहीं करती बल्कि यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करती है, तो ये हमारा रॉन्ग है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर केवल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यूरिक अम्ल कौन कौन निकालते हैं देख लेते हैं हम लोग। जैसे पक्षी आ गया, छिपकली, सर्प, ऐसे जो जंतुएं होते हैं वो अपने उत्सर्जन के रूप में यूरिक अम्ल निकालते हैं। मानव द्वारा जो उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ है वह यूरिया होता है। 9th क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये बताना है। ए है रंध्र। रंध्र अब किस में होता है आपको ऐसे इसमें से मिलाना है। जाइलम है, बी सी है फ्लोएम, डी है मूलरोम। पहले हम लोग जाइलम को देख लेते हैं। जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करता है, तो बी का हो जाएगा सेकंड। फ्लोएम क्या करता है, भोजन का परिवहन करता है, तो सी का हो जाएगा फर्स्ट। मूलरोम क्या करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं, तो रंध्र बच गया। रंध्र हमारा क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन, तो ए का हो जाएगा थर्ड। किस ऑप्शन में दिया है, ए का थर्ड, बी का सेकेंड, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। मूलों द्वारा मृदा में अवशोषित जल अभिकर्षित होकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है। कारण है इसका, पत्तियों से जल के वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है। इसमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए ए भी सही है और आर भी, कथन और कारक दोनों ही सही है, और कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है, तो इसकी किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है, फुफ्फुस धमनी ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का प्रवाह करती हैं। दूसरा है, फुफ्फुस शिरा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त का प्रवाह करती हैं। इसमें दोनों ही रॉन्ग है, पहला भी रॉन्ग है, दूसरा भी रॉन्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फुफ्फुस धमनियाँ जो होती है ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती हैं, लेकिन फुफ्फुस धमनी होती है ऑक्सीजन रहित रक्त अर्थात अशुद्ध रक्त को ले जाती हैं, तो इसीलिए हमारा क्या है, फर्स्ट गलत है। सीरा जो होती है, सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहते हैं, और लेकिन फुफ्फुस शिरा जो होता है वह शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाता है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त दे दिया है, इसीलिए हमारा सेकेंड भी गलत है। 12वां क्वेश्चन है, किसी वयस्क के व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो इसका ए है 100 से 110 बार, बी है 70 से 80 बार, सी है 90 से 100 बार, डी है 25 से 30 बार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हृदय 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कती है। 12th चैप्टर है, पादप में जनन। अब हमको देखेंगे कि पादप में जनन के बारे में इसमें क्वेश्चन है, उसको कवर करेंगे। 12th चैप्टर है पादप में जनन। 12th चैप्टर है पादप में जनन। ए, पहला क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है, कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम अवधि में उगाए जा सकते हैं। बिल्कुल, कायिक प्रवर्धन में हमको पौधे को उगाने में कम समय लगता है, तो पहला हमारा करेक्ट है। बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पादपों की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल आने में अधिक समय लगते हैं। नहीं, कायिक प्रवर्धन में पादपों में पुष्प और फल आने में कम समय लगते हैं, अधिक समय नहीं लगते हैं, इसीलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। कथन है, कायिक प्रवर्धन में नए पादप जनन पादप की प्रतिलिपि होते हैं। कारण है कि कायिक प्रवर्धन में नए पादप एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो इसमें दोनों ही करेक्ट हैं, और इसका करेक्ट कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, विभिन्न सजीवों में जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईस्ट में जनन मुकुलन के माध्यम से होता है। शैवाल में जनन खंडन के माध्यम से संपन्न होती है। तीसरा है, मॉस और फर्न में जनन बीजाणुओं द्वारा संपन्न होता है। इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। ईस्ट में जनन मुकुलन द्वारा होता है, शैवाल में जनन खंडन के माध्यम से होता है, और मॉस और फॉर्न में जनन बीजाणु द्वारा होता है। इसका करेक्ट आंसर किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चौथा क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक लिंगी पुष्पों में या केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि एक लिंगी पुष्प में या तो पुंकेसर होंगे या तो स्त्री केसर होते हैं, करेक्ट है। दूसरा है कि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधों में
उगने वाले पुष्प एक लिंगी पुष्प होते नहीं। सरसों, गुलाब और पिटूनिया के जो पौधे हैं एक लिंगी नहीं बल्कि द्विलिंगी होते हैं। इसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, इसीलिए हमारा सेकंड वाला क्या है, रॉन्ग है। तो इसका केवल फर्स्ट सही है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, पादपों में परागकण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, परागकण के अंतर्गत परागकणों का स्थानांतरण परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है। बिल्कुल सही है। परागकण में परागकणों का स्थानांतरण परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, सही है। दूसरा है, जहां स्वपरागकण के अंतर्गत परागकणों का स्थानांतरण परागकोश से उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, और वही पर परागण में परागकण के स्थानांतरण उसी प्रकार के किसी अन्य पादप पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है। ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि स्वपरागण में परागकण का स्थानांतरण परागकोश के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे होता है, न कि दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे होता है। ये हमारा उल्टा दे दिया है। वही पर परागण में क्या होता है, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण करता है परागकोश। तो हमारा सेकेंड वाला रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए करेक्ट आंसर केवल फर्स्ट सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पादप का जनन भाग तना होता है। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम परागकण कहलाता है। नहीं, नर और मादा युग्मक के युग्मन निषेचन कहलाते हैं, परागकण नहीं कहलाता है। परिपक्व होने पर अंडाशय फल में विकसित होता है। ये सही बात है। डबल रोटी का फफूंद बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है, ये भी करेक्ट है। पादप का जनन भाग तना नहीं बल्कि पुष्प होता है, तो ये हमारा रॉन्ग है। इसका करेक्ट आंसर कौन है, तीसरा और चौथा करेक्ट है। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 13वां चैप्टर है, गति एवं समय। गति एवं समय। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। इसमें बताना है तय की गई दूरी को कौन मापता है। ए है ओडोमीटर, बी है स्पीडोमीटर, सी है एक्सीलरोमीटर, डी है अल्टीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाहन की गति को ओडोमीटर से मापा जाता है, और समुद्री विमानों की ऊंचाई को अल्टीमीटर से मापा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, चाल का मूल मात्रक है। इसमें से आपको बताना है कि चाल का मात्रक कौन है। तो इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14वां चैप्टर है, विद्युत धारा और इसके प्रभाव। पहला क्वेश्चन, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विभिन्न प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार तप्त हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही है। दूसरा, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ये भी सही है। तो हमारा फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसके बारे में सबसे पहले कौन बताया था, तो क्रिश्चियन ओस्ट्रेड ने बताया था, जिसे हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इनका उपयोग लघु पतन अर्थात शॉर्ट सर्किट रोकने हेतु होता है। ये सही है, बिल्कुल। दूसरा है, सुरक्षा मानव से उच्च विद्युत धारा के प्रवाहित होने से विद्युत फ्यूज तार पिघल जाते हैं। ये भी सही है। पहला और दूसरा दोनों ही करेक्ट है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, थॉमस अल्वा एडिसन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, थॉमस अल्वा एडिसन ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। नहीं, थॉमस अल्वा एडिसन यूएसए के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे, इसीलिए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। दूसरा है, थॉमस अल्वा एडिसन विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र, कैमरा तथा कार्बन प्रेशर का आविष्कार किए थे। हाँ, ये बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल से हम लोग 15 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।